हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा 4 जनवरी के करंट अफेयर। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आपको मैं याद दिला दूं कि आज हमारी जो सेल है आरबीआई ग्रेड बी के कोर्स की, उसका लास्ट डे है, यानी कि मैं 5 तारीख की बात कर रहा हूँ। 5 जनवरी की मध्य रात्रि तक आप जब चाहें कोर्स को 10,000 में खरीद सकते हैं, लेकिन अगर आपके लिए 3,000 रुपये मैटर करते हैं तो आप आज रात तक ये कोड यूज़ करिए GGCA, कैपिटल में, पूरा कोई स्पेस नहीं। आपको ये मिल जाएगा सिर्फ 7,000 में। ये QR कोड भी स्कैन करके आप ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी अभी तमिलनाडु का दौरा किया उन्होंने। पहले तमिलनाडु गए थे, वहाँ से फिर लक्षद्वीप गए थे। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारतीय दर्शन विश्वविद्यालय के 38वें दीक्षांत समारोह में भाग लिया। दीक्षांत समारोह मतलब होता है जहाँ पे डिग्री दी जाती हैं। ये खड़े MK स्टालिन और इनके साथ में खड़े हैं प्रधानमंत्री मोदी जी। ये कहाँ पे है? ये तमिलनाडु में, ये तिरुचिरापल्ली में है, जिसको त्रिची भी बोलते हैं। तिरुचिरापल्ली या त्रिची, वहाँ पे है भारतीय दर्शन यूनिवर्सिटी। यह यूनिवर्सिटी कब बनी थी? 1982 में बनी थी। ये याद नहीं रखना आपको कब बनी थी, तो मैं वैसे ही बता रहा हूँ, थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाता है कितनी पुरानी है कितनी नई है। UGC ने अप्रूवल दिया हुआ है इसे, मतलब ऐसा कोई फेक यूनिवर्सिटी नहीं है, अच्छी यूनिवर्सिटी है, काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है, तमिलनाडु में काफ़ी लोकप्रिय है, काफ़ी अच्छी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी है। इसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के द्वारा भी रिकॉग्नाइज किया जा चुका है। तो वहाँ पे जाके दीक्षांत समारोह में अटेंड किया PM मोदी ने। प्रधानमंत्री मोदी ने इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र, ये कहाँ पे है? इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र, जहाँ पे इन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन फास्ट रिएक्टर फ्यूल रिप्रोसेसिंग प्लांट का उद्घाटन किया। यानी ये जो इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र है, यहाँ पे जो न्यूक्लियर रिएक्टर है, उसमें जो फास्ट न्यूक्लियर रिएक्टर, उसमें जो ईंधन इस्तेमाल होता है, उसके पुनर्प्रसंस्करण के लिए जो प्लांट लगाया है, तो ये इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र है कलपक्कम में। कलपक्कम तमिलनाडु में ही है, राइट। तो प्रधानमंत्री मोदी जब यहाँ गए तो 20,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा के प्रोजेक्ट इनॉग्रेट करे हैं, जिसमें कई रेलवे लाइन बिछाई जा रही हैं, कोई रोड वाले प्रोजेक्ट हैं, कोई सड़कें हैं, तेल और गैस की पाइपलाइन है, शिपिंग वगैरह के प्रोजेक्ट्स हैं। 20,000 करोड़ से ज़्यादा के प्रोजेक्ट हैं। इज़ दैट क्लियर? और इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च जो है ना, ये बहुत पुराना है, और भारत का भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जो है मुंबई में, उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा ये हमारा न्यूक्लियर पावर प्लांट वो है, न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के बाद सबसे बड़ा दूसरा, यानी भारत का ये दूसरा सबसे बड़ा जो है एटॉमिक रिसर्च सेंटर है, इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च। और ये चेन्नई में ही है, ये मतलब चेन्नई से 80 किलोमीटर दूर जगह है, कलपक्कम वहीं पे है ये। तो कई सारे प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री मोदी ने इनोग्रेट करे, जैसे एक हॉस्टल इनोग्रेट करा है, NIT त्रिची। NIT त्रिची सबसे टॉप के NIT में आता है। NIT सूरतकल और NIT त्रिची सबसे टॉप के आते हैं। तो इस 500 बच्चों का हॉस्टल है ये, इसका नाम रखा है एमेथिस्ट। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन मैंने कहा चलो बता दूं, एमेथिस्ट। बाकी कामराजार पोर्ट भी गए थे वो। कामराजार पोर्ट में, जो कामराजार पोर्ट है, तो इसका मतलब एक कार्गो बर्थ वहाँ पे टर्मिनल इनॉग्रेट करा है, वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये ध्यान रख लो कामराजार पोर्ट गए थे, राइट। और त्रिची इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है, उसके नए टर्मिनल का उद्घाटन किया प्रधानमंत्री मोदी ने। त्रिची इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नए टर्मिनल बिल्डिंग का, जो कि 1100 करोड़ रुपए की लागत से बना है। और बस इतना ध्यान रख लीजिए। बाकी हाँ, कुछ नए रेलवे लाइन बिछाई गई हैं, वो आपके लिए ज़रूरी नहीं है। कुछ पाइपलाइन बिछाई गई हैं, वो पाइपलाइन भी बहुत ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी आपको मैं एक बार बता देता हूँ। जैसे एक पाइपलाइन बिछाई जा रही है एन्नोर से तिरुवल्लुर, बेंगलोर, पुदुचेरी, नागपट्टिनम, मदुरई, फाइनली टूटीकोरिन तक, यानी एन्नोर से शुरू होगी और टूटीकोरिन में खत्म होगी। इस पाइपलाइन का, ये बहुत लंबी पाइपलाइन है, भारतीय तेल निगम इसे बना रहा है, तो ये इतनी बड़ी पाइपलाइन का 488 किलोमीटर का पार्ट तैयार हो गया है। ये पाइपलाइन तो बहुत लंबी है, लेकिन इसका 488 किलोमीटर वाला जो लंबाई है वो तैयार हो गई है। चंगलपेट से सैलकुड़ी, इसका इनॉग्रेशन किया। हिंदुस्तान पेट्रोलियम एक पाइपलाइन बिछा रहा है 697 किलोमीटर लंबी, विजयवाड़ा से धर्मपुरी तक, तमिलनाडु में। ये मल्टी प्रोडक्ट पेट्रोलियम पाइपलाइन है, इसका उद्घाटन भी उन्होंने किया। ये पूरी की पूरी तैयार हो गई है, विजयवाड़ा से धर्मपुरी तक। और एक की नींव रखी पाइपलाइन की, ये कृष्णगिरी से कोयम्बटूर तक बिछाई जाएगी, 323 किलोमीटर की। इसे गेल बना रहा है, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, राइट। ये कृष्णगिरी से कोयम्बटूर तो वो वाला पार्ट है जो जिसकी नींव रखी है। बाकी पूरी पाइपलाइन कोची से लेके और मैंगलोर तक जाएगी। ये पाइपलाइन कोची से स्टार्ट होगी, फिर कुट्टानाड, बेंगलोर, और फिर मैंगलोर में खत्म होगी। तो इस पाइपलाइन का एक 323 किलोमीटर का जो हिस्सा है कृष्णगिरी से कोयम्बटूर, उसकी नींव रखी प्रधानमंत्री मोदी ने। तो मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है। और बाकी जो कई सड़कें हैं उनका उद्घाटन करा, और वो उतना एग्जाम में नहीं आएगा। उत्तर पूर्वी हस्तशिल्प और हथकरघा विकास निगम लिमिटेड, ये एक संगठन है, NEHDC, यानी नॉर्थ ईस्टर्न हैंडीक्राफ्ट
एंड हैंडलूम डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसने घोषणा करी है कि वह किस शहर में अष्टलक्ष्मी हाट और अनुभव केंद्र यानी अष्टलक्ष्मी हाट एंड एक्सपीरियंस सेंटर स्थापित कर रहा है। तो ये असम में कर रहा है, गुवाहाटी में। अष्टलक्ष्मी बोलते हैं हमारे 8 पूर्वोत्तर के राज्यों को। असम, सिक्किम, असम से स्टार्ट हो जाओ, सिक्किम, अरुणाचल, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर, ये त्रिपुरा वगैरह, ये सब। तो अष्टलक्ष्मी ने कहा जाता है क्योंकि ये हमारे पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं वो 8 हैं। तो अष्टलक्ष्मी हाट में क्या होगा, इसमें 24 स्टॉल लगेंगे अलग अलग राज्यों के। वहाँ पे जो वहाँ के कलाकार हैं, हस्तशिल्प या हथकरघा जो निर्माता हैं, वो अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। इसके अलावा असम में एक जगह है बक्सा, गुवाहाटी भी असम में एक जगह है बक्सा। तो बक्सा में NEHSDC यही संगठन जो है ये एक एरी सिल्क स्पिनिंग प्लांट स्थापित कर रहा है। एरी सिल्क स्पिनिंग प्लांट। भारत में कई तरह का सिल्क होता है, मूगा, एरी वगैरह। तो जो एरी सिल्क स्पिनिंग प्लांट है वो बक्सा में स्थापित किया जा रहा है। इसके अलावा ये संगठन बना कब था हस्तशिल्प को प्रमोट करने के लिए? तो ये जो बना था, याद रखिए, 1977 में बना था NEHSDC। और ये किसके अधीन काम करता है? ये हमारे मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन यानी पूर्वोत्तर विकास मंत्रालय, जिसके मंत्री हैं G किशन रेड्डी। तो उस मंत्रालय के अधीन ये काम करता है। और ये कई भारत में पूर्व श्री नाम के एम्पोरियम भी चलाता है, जहाँ पे उत्तर पूर्वी राज्यों के जो उत्पाद हैं वो बेचे जाते हैं। इनको बोलते हैं पूर्व श्री एम्पोरियम। ये जगह जगह पे हैं, शिलोंग में है, गुवाहाटी में है, कोलकाता, इवन दिल्ली में भी है, बेंगलोर में है, चेन्नई में अब खुल रहा है। तो पूर्व श्री नाम से दुकानें हैं, एम्पोरियम है, शोरूम है, जहाँ पे नॉर्थ ईस्ट के उत्पाद बेचे जाते हैं। यूरोपियन निवेश बैंक की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो पिछले इनफैक्ट 11 साल से वहाँ के प्रेसिडेंट थे वर्नर होयर, पुरुष हैं वर्नर होयर। तो वर्नर होयर जो हैं ये 7वें प्रेसिडेंट थे यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक के। इसका हेडक्वार्टर लग्जमबर्ग में है। तो अब पहली बार एक महिला इसकी प्रेसिडेंट बनी है। ये 8वीं प्रेसिडेंट होंगी वर्नर होयर के बाद। ये 8वीं और पहली महिला हैं जो प्रेसिडेंट होंगी। स्पेन की महिला हैं ये, इनका नाम है नाडिया काल्विनो। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक यूरोपियन यूनियन का बैंक है। यूरोपियन यूनियन के जो 27 कंट्री हैं वो यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक के थ्रू अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो ये बैंक काफ़ी पुराना है, 1958 में ये बना था ट्रीटी ऑफ रोम के द्वारा। ट्रीटी ऑफ रोम के द्वारा, अंडरस्टूड। लग्जमबर्ग में इसका हेडक्वार्टर है। कई लोग इसे कंफ्यूज करते हैं यूरोपियन सेंट्रल बैंक से, जिसका हेडक्वार्टर फ्रैंकफर्ट में है, जर्मनी में। तो इससे कंफ्यूज इसे मत करना। ये यूरोपियन सेंट्रल बैंक है और इसकी प्रेसिडेंट हैं क्रिस्टीन लागार्डे। कौन सी कंपनी उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव, जिसकी मैंने कल के वीडियो में बात की थी, उस योजना के लिए पात्र होने वाली भारतीय ई स्कूटर पहली कंपनी बन गई है? यानी भारत की ये पहली ई स्कूटर कंपनी है जिसे प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के तहत फायदा सरकार देगी। ये कंपनी है ओला इलेक्ट्रिक। भाविश अग्रवाल ओला के CEO हैं, ये आप जानते हैं। तो 2 कंपनी चलाते हैं भाविश अग्रवाल, एक का नाम है ओला इलेक्ट्रिक और एक जो ओला टैक्सी कंपनी है जिसको बोलते हैं ओला कैब्स। ओला इलेक्ट्रिक और ओला कैब्स की अभिभावक कंपनी है ANI टेक्नोलॉजी। ANI टेक्नोलॉजी। तो ANI टेक्नोलॉजी के अधीन आती है ओला कैब और ओला इलेक्ट्रिक। इज दैट अंडरस्टूड? तो जो पेरेंट कंपनी है वो है ANI टेक्नोलॉजी, राइट। और ये भाविश अग्रवाल जो हैं एक कारण से न्यूज़ में और आए थे। क्यों न्यूज़ में आए थे? क्योंकि एक कृत्रिम AI करके इन्होंने भारत का पहला AI बनाया है, कृत्रिम AI। उसके बारे में आपको बताता हूँ, फिर इस क्वेश्चन के बारे में ज़्यादा डिस्कस करेंगे। कृत्रिम AI भारत का पहला AI है। ये कंपनी ने बनाया है जिसका नाम है कृत्रिम SI डिज़ाइंस। और ये कंपनी 2 लोगों ने मिलकर शुरू करी थी। तो उनमें एक तो भाविश अग्रवाल हैं ओला कंपनी के CEO और दूसरे हैं कृष्ण मूर्ति वेणुगोपाल तन्नेटी, जो कि ANI कंपनी में बोर्ड मेंबर है। ANI टेक्नोलॉजी लिमिटेड जो पेरेंट कंपनी है ओला कैब और ओला इलेक्ट्रिक की। अब ये उत्पादन आधारित प्रोत्साहन क्या होता है, PLI? ये योजना स्टार्ट हुई थी मार्च 2020 में और इसमें सरकार बहुत तरह के आपको इंसेंटिव देती है, सब्सिडी देती है। कई तरह के आपको इंसेंटिव दिए जाते हैं। जितना ज़्यादा आप प्रोड्यूस करेंगे या सरकार की शर्तें मानेंगे उतना आपको इंसेंटिव मिलेगा। तो ये योजना 14 सेक्टर्स में है और ये 14 सेक्टर में से एक सेक्टर है हमारा गाड़ी स्कूटर वगैरह का, जिसको बोलते हैं ऑटो सेक्टर। तो ऑटो सेक्टर के लिए 14 में से एक सेक्टर है ऑटो सेक्टर। ऑटो सेक्टर में इसे लागू करती है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक एंटरप्राइज, यानी भारी उद्योग मंत्रालय इसे लागू करता है। तो सरकार ने क्या कंडीशन रखी है, हमारे जो ऑटो सेक्टर है अगर उसमें कोई कंपनी ई स्कूटर बनाना चाहती है और सरकार से PLI स्कीम के बेनिफिट लेना चाहती है तो कंडीशन 2 हैं। जो भी वो स्कूटर बनाएगी
भारत में बिजली से चलने वाला स्कूटर, उसमें 50% जो कंटेंट है वो देसी होना चाहिए, यानी 50% कंटेंट इंडिजिनस होना चाहिए, भारत का होना चाहिए। और दूसरी कंडीशन ये है, कम से कम 1,000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट आप करोगे। 1,000 करोड़ रुपए की टोटल इन्वेस्टमेंट आप करोगे ई स्कूटर को बनाने के लिए, तब आपको सरकार फायदा देगी। अब सरकार आपको कितना फायदा देगी, तो सरकार आपको 15,000 रुपए से लेके 18,000 रुपए प्रति स्कूटर की सब्सिडी या बेनिफिट देने को तैयार है, अलग अलग रूप में, राइट। तो 15,000 से लेके और 18,000, 15,000 से लेके और 18,000 पर यूनिट या पर स्कूटर आप कह सकते हैं, उतना बेनिफिट सरकार आपको यानी मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री आपको देने को तैयार है। 1,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करनी होगी और 50% आपको डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन करना पड़ेगा, तो तब आपको ये पैसा मिलेगा। और ये कंपनी ओला इलेक्ट्रिक न्यूज़ में इसलिए भी आई थी क्योंकि ये कंपनी जो है ये आईपीओ के लिए जा रही है। इसने रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस सेबी में फाइल कर दिया है और बहुत जल्दी ये उसमें जा रही है, आईपीओ इसका आ जाएगा। और आपको ये भी बता दूं, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम जो ऑटो सेक्टर के लिए है, ऑटो या ऑटो कंपोनेंट, उसको 1 साल के लिए बढ़ा दिया है। ये वित्तीय वर्ष 2024 से वित्तीय वर्ष 2028 तक होगी। सरकार इसमें खर्चा कर रही है 25,938 करोड़ रुपए, 25,938 करोड़ रुपए। इज दैट क्लियर? हाल ही में कौन सा देश है जो 1 जनवरी 2024 से आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स की अध्यक्षता ग्रहण जिसने कर ली है? तो ब्रिक्स का चेयरमैन बन गया है रशिया, क्योंकि रशिया के कजान शहर में ब्रिक्स समिट होगा और इसका मोटो होगा ब्रिक्स समिट का, स्ट्रेंथनिंग मल्टीलेटरलिज्म फॉर इक्विटेबल ग्लोबल डेवलपमेंट एंड सिक्योरिटी। यहाँ पे आपको ये सावधान रहना है, ब्रिक्स का चेयरमैन रशिया बना है 1 जनवरी को। और अब ब्रिक्स के कितने मेंबर हैं? क्वेश्चन आ जाए, ब्रिक्स में कितने मेंबर हैं? आप कहेंगे 5 पहले थे ब्रिक्स, यानी ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, और 5 और अब ऐड हो गए हैं, तो टोटल 10 मेंबर हैं। लेकिन कहेंगे सर 6 कंट्री अप्रूव हुए थे, 6 हुए थे, अर्जेंटीना ने मना भी तो कर दिया। तो 5 पहले थे, 5 अब हैं, 6 इन्वाइट किए गए थे जब ब्रिक्स समिट हुआ था इस बार जोहानिसबर्ग में। तो 1 जनवरी 2024 को ये 5 कंट्री जो है मेंबर बन गए हैं, मिस्र यानी इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और यूएई। जो अर्जेंटीना के राष्ट्रपति हैं जावियर मिलई, उन्होंने मना कर दिया, मुझे ब्रिक्स में ज्वाइन नहीं करना, उनकी मर्जी, इट्स ओके। और अगर आपसे पूछें G20 कहाँ पे होगा, तो ब्राजील में होगा, ये तो आप जानते हैं। कौन से शहर में होगा? ये होगा रियो डी जनेरियो, रियो डी जनेरियो। और अगर मैं आपसे पूछूं कि ब्राजील में और क्या होगा, तो ब्राजील का एक ऐसा शहर है जिसका नाम मैंने नहीं सुना था। इस शहर का नाम है बलेम दो पारा, बलेम दो पारा। जबकि मैं ब्राजील की काफ़ी फुटबॉल देखता हूँ, फ्लुमिनीजी जो क्लब है, सेंटोस वगैरह, बहुत फुटबॉल देखी है ब्राजील में मैंने, लेकिन ये शहर नहीं सुना था मैंने, बलेम दो पारा। यहाँ पे होगा COP30। COP28 तो अभी अभी हुआ है। कहाँ हुआ है COP28? दुबई में हुआ है। COP29 कहाँ पे होगा? अगले साल अजरबैजान की राजधानी बाकू में होगा। और COP30 होगा बलेम दो पारा में, ब्राजील में होगा, राइट, बलेम दो पारा। तो और ब्राजील, अब मैं ये क्यों आपको बता रहा हूँ? इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि G20 की अध्यक्षता ब्राजील को कब मिली? क्या ये भी 1 जनवरी को मिली? नहीं, ये मिली 1 दिसंबर 2023। और यहीं पे आप कंफ्यूज होके वो गलत कर देंगे। ब्राजील को अध्यक्षता, G20 की अध्यक्षता 1 दिसंबर से 1 दिसंबर तक मिलती है और ब्रिक्स की अध्यक्षता 1 जनवरी से 1 जनवरी तक मिलती है। इसलिए मैंने ये एफर्ट करा आपको बताने के लिए। पीएम विश्वकर्मा योजना को लागू करने वाला भारत का पहला यूनियन टेरिटरी कौन बन गया है? पीएम विश्वकर्मा योजना के लिए नोडल मंत्रालय कौन सा है? एमएसएमई। इसमें भारत के 18 प्रोफेशन, जैसे जूते बनाने वाला जिसे मोची कहते हैं, या जो लुहार, सुनार और कुम्हार वगैरह, ये 18 प्रोफेशंस हैं। इनको सरकार इनका कौशल विकास करेगी और इनको लोन देगी। लोन कितना देगी? पहली बार में 1 लाख ले सकते हैं, अगर ये टाइम पे चुका दिया तो अगली बार में 2 लाख ले सकते हैं। सिर्फ लोन 5% ब्याज पे मिलेगा, पहली बार में भी दूसरी बार में भी 5% सिर्फ। तो ये हो गया। फिर 15,000 रुपये इन्हें मिलेंगे एक बार में औजार खरीदने के लिए, जो भी ये औजार खरीदना चाहते हैं, और इनका कौशल विकास भी करेगी। और कौशल विकास देते देते 500 रुपये रोज की दिहाड़ी भी इन्हें देगी। ये है पीएम विश्वकर्मा योजना। एमएसएमई मंत्रालय इसके लिए नोडल मंत्रालय है। तो जम्मू कश्मीर में स्किल डेवलपमेंट स्टार्ट हो गया है। जम्मू कश्मीर में अभी एक वहाँ का हस्तशिल्प है दर्जी क्राफ्ट, उसमें वहाँ के जो हस्तशिल्प वाले लोग हैं उन्हें ट्रेन किया जा रहा है शोपियन जिले में, जम्मू कश्मीर में। तो ये पहला यूनियन टेरिटरी है। ये योजना 17 सितंबर के दिन शुरू हुई थी, जिसको विश्वकर्मा जयंती के रूप में हमने मनाया था 2023 में। और एमएसएमई मंत्रालय इसके लिए नोडल मंत्रालय का काम करेगा। दुनिया की पहली महिला जिनकी संपत्ति $100 अरब हो गई है, दुनिया की सबसे अमीर महिला, क्या नाम है इनका? इनकी संपत्ति $100 अरब के पार पहुंच गई है। ये एक फ्रांस की कंपनी है लॉरियाल, जिसके बालों के शैम्पू और ये सब आते हैं, डाई वगैरह आते हैं। लॉरियाल कंपनी में ये 35% की शेयर होल्डर है। इनका नाम है फ्रांसोआ बेटनकोर्ट मेयर, फ्रांसोआ बेटनकोर्ट मेयर। तो लॉरियाल कंपनी जो है ओरिजिनली जो फ्रांस की कंपनी है लॉरियाल, तो
फ्रांस में ही हेडक्वार्टर है उसका, क्लीशी नाम के एक शहर में, क्लीशी। फ्रांस की कंपनी, इतना ध्यान रख लो, उसकी मालिकिन है ये फ्रांसवा बेटरनकोट मेयर। इनकी संपत्ति $100 अरब हो गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस शहर में पहला तैरता हुआ वातानुकूलित रेस्टोरेंट यानी एयर कंडीशन रेस्टोरेंट खोला? इसमें 40 लोग एक साथ खाना खा सकते हैं। तो ये प्रयागराज में यमुना नदी के ऊपर तैरेगा। प्रयागराज में गंगा यमुना दोनों मिल जाती हैं, आपको पता होगा, संगम होता है। तो यमुना वाला जो हिस्सा है वहां पे ये तैरेगा। ये तैरता हुआ रेस्टोरेंट है। इसका उद्घाटन पर्यटन की दृष्टि से 5 करोड़ रुपए की लागत से बनाए यमुना के किनारे, और ये तैरेगा यमुना नदी में। तो इससे संगम जो शहर है वहां पे पर्यटन बढ़ेगा। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड ये क्या करता है? भारत में रिन्यूएबल एनर्जी के जो प्रोजेक्ट है उनकी फाइनेंसिंग करता है, ये उनके लिए पैसा देता है, उनका वित्त पोषण करता है उन प्रोजेक्ट का। लेकिन अब ये रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी या जो इवन थर्मल पावर प्लांट है, सिर्फ यानी कि पावर प्रोजेक्ट, उनके अलावा भी फाइनेंसिंग करने लगा है। सड़कें बनानी है तो इनसे लोन ले लो आप। आपको अगर कोई रोड बनाना है, कोई बंदरगाह बनाना है, इवन रेल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, कुछ भी बनाना है तो ये लोन देने को बैठा है। ये अब सिर्फ पावर वाले प्रोजेक्ट को फाइनेंस नहीं कर रहा, सबको ही कर रहा है। इतनी बड़ी कंपनी हो चुकी है ये, लगभग 4.5 लाख करोड़ रुपए का तो लोन दे ही चुकी है ऑलरेडी। अब ये 35,000 करोड़ रुपए का लोन किसे दे रही है? रेल विकास निगम लिमिटेड को दे रही है। रेल विकास निगम लिमिटेड हमारे रेलवे का 30% इंफ्रास्ट्रक्चर ये कंपनी बनाती है। ये रेल मंत्रालय के अधीन काम करती है और ये नवरत्न कंपनी है। और रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन ये एक महारत्न कंपनी है जो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ पावर यानी ऊर्जा मंत्रालय के अधीन काम करती है। समझ में आया? तो 35,000 करोड़ रुपया कौन लेगा इससे? रेल विकास निगम लिमिटेड, जो कि एक नवरत्न कंपनी है। किस देश ने अपना पहला घरेलू क्रूज जहाज शुरू करा है? क्रूज मतलब टूरिज्म के लिए। इसका नाम है एडोरा मैजिक सिटी। इसमें 5,200 पैसेंजर बैठ सकते हैं लगभग। तो ये स्टार्ट करा है चाइना ने। चाइना की वहां की सरकारी कंपनी है जो जहाज बनाने वाली, उसने अमेरिका की कंपनी कार्निवल कॉर्प के साथ मिलकर इसे बनाया है। तो जॉइंट वेंचर है चाइना और अमेरिका के बीच में। तो चाइना ने भी अब डोमेस्टिक क्रूज स्टार्ट कर दिया है। शंघाई से इसने अपनी पहली वो भरी, क्या बोलते हैं, जो यात्रा शुरू करी मतलब, और वहां से ये साउथ कोरिया, जापान वगैरह घूमने जाएगा, यानी चाइना से दूसरे कंट्री में जाएगा। ऐसा ही एक क्रूज भारत ने भी स्टार्ट करा है जो भारत से दूसरे कंट्री में जाएगा, जिसका नाम है कोस्टा सरेना, और ये इटली की कंपनी है। कौन से देश ने हिम तेंदुआ, बर्फीला तेंदुआ, स्नो लेपर्ड जिसे बोलते हैं, या साइंटिफिक नेम है पैंथेरा उनसिया, इसको अपना राष्ट्रीय प्रतीक घोषित करा है? ये देश है किर्गिस्तान, जिसकी राजधानी है बिश्केक। सेंट्रल एशियन कंट्री है ये किर्गिस्तान। तो ये बहुत शर्मिला होता है स्नो लेपर्ड, कभी अटैक नहीं करता, मानव को देखते ही भाग जाता है, इसलिए इसकी फोटो लेना भी बहुत मुश्किल होता है। और ये भारत में कहाँ मिलता है? भारत में 2 राज्यों का स्टेट एनिमल है ये। एक तो लद्दाख का स्टेट एनिमल है स्नो लेपर्ड, और एक हिमाचल प्रदेश का। अगर आपको देखने जाना है लद्दाख में जाओ, हेमिस नेशनल पार्क, वहाँ आप देख सकते हो, या हिमाचल में कई बार ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क में भी आपको मिल जाएगा। इसके अलावा सिक्किम, उत्तराखंड में भी कई बार स्पॉट किया जाता है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने लक्षद्वीप के कावराती में कोची लक्षद्वीप द्वीप समूह सबमरीन ऑप्टिक फाइबर कनेक्शन परियोजना का उद्घाटन करा। इसकी कुल लंबाई कितनी है? बहुत ही शानदार सवाल। तो केरल का यह शहर है कोची। यहां से लेके लक्षद्वीप के 11 द्वीपों तक समुद्र के नीचे यानी समुद्र तल के ऊपर ऑप्टिक फाइबर केबल बिछाई जा रही है। अभी लक्षद्वीप में जो इंटरनेट स्पीड आती है सिर्फ 1.7 Gbps आती है। ये जो सब सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर जो बिछा दी जाएगी, इसके बाद स्पीड 100 Gbps यानी लगभग आप कह सकते हैं 80-90 गुना हो जाएगी। और ये टोटल जो तार बिछाई जाएगी समुद्र के नीचे, इसकी लंबाई होगी 1868 किलोमीटर। 1868 किलोमीटर, इज दैट क्लियर? 1868 किलोमीटर। और इसमें खर्चा कितना आएगा? इस प्रोजेक्ट में खर्चा आएगा लगभग 1072 करोड़ रुपए। 1072 करोड़ रुपए। तो प्रधानमंत्री मोदी लक्षद्वीप गए थे, आपने उनकी फोटो सोशल मीडिया पे वायरल हो चुकी हैं। उन्होंने स्नॉर्कलिंग करी, स्कूबा डाइविंग करी, एंजॉय कर रहे हैं। लक्षद्वीप के 11 आइलैंड उनको कनेक्ट किया जाएगा कोची से, ये ऑप्टिक सब मरीन ऑप्टिक फाइबर केबल बिछा के। इज दैट क्लियर? और ये पैसा कहाँ से आएगा? ये जो मैंने आपको पैसा बताया इसमें खर्च होगा 1072 करोड़, ये आएगा यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड से। ये हमारे डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के अधीन आता है, यानी दूरसंचार विभाग, संचार मंत्रालय। दूरसंचार विभाग मतलब डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन मतलब संचार मंत्रालय। यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड, यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड। तो यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड से पैसा आएगा। और ये काम करेगा कौन? तो हमारे डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ने BSNL को कहा था कि तुम किसी को फाइंड आउट करो, तुम किसी अच्छी कंपनी को ये ठेका दे दो। तो BSNL इसकी प्रोजेक्ट मैनेजर थी, यानी प्रोजेक्ट एग्जीक्यूटिंग एजेंसी थी, और ये ठेका दिया है इन्होंने NEC कॉर्पोरेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को। NEC कॉर्पोरेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। तो NEC कॉर्पोरेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड वो कंपनी है जो इसको क्रियान्वित करेगी, जो ये ऑप्टिक फाइबर केबल बिछाएगी। तो लक्षद्वीप बहुत जरूरी है। इवन लक्षद्वीप के नाम पे एक INS अमीनी एक जहाज है हमारा, चौथा पनडुब्बी रोधक जहाज, गार्डन शिप बिल्डर इंजीनियर लार्सन टुब्रो के साथ मिलकर बनाया कटुपल्ली में। INS अमीनी चौथा जहाज है सीरीज का,
पहले वो आए थे अरनाला और एंड्रोथ और वो सब आए थे। चौथा है आईएनएस अमीनी, तो इसका नाम भी अमीनी द्वीप के नाम पे रखा है जो लक्षद्वीप का है, और लक्षद्वीप अरब सागर में है, ये आपको पता होगा। बाकी एक लो टेम्परेचर डीसैलिनेशन, थर्मल डीसैलिनेशन प्लांट भी लगा है। डीसैलिनेशन मतलब होता है विलवणीकरण, यानी पानी से नमक को निकाल दो, पीने योग्य बना दो। तो 1.5 लाख लीटर पानी हर रोज ये पीने योग्य जनरेट कर पाएगा। कदमत द्वीप लक्षद्वीप वहां पे लगाया गया, प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा इनोग्रेट किया गया। तो ये ध्यान रखिए। पर तो लक्षद्वीप में तो बहुत सारे द्वीप हैं, अभी जैसे 11 द्वीप से तो हम ऑप्टिक फाइबर केबल जोड़ रहे हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी कहाँ कहाँ गए थे, कौन से द्वीप पे गए थे, तो उन्होंने ट्वीट करके बताया हर जगह नहीं गए थे, वो 3 द्वीप पे गए थे लक्षद्वीप के। एक तो राजधानी में गए थे कावराती में सोलर पावर प्लांट लग रहा है, उसकी नींव प्रधानमंत्री मोदी ने रखी। सोलर पावर प्लांट कहाँ लग रहा है, सोलर पावर प्लांट जो लग रहा है वो लक्षद्वीप में लग रहा है, राइट। ये लक्षद्वीप का पहला सोलर पावर प्लांट होगा और ये राजधानी कावराती में लगेगा। तो वहाँ गए थे, कावराती राजधानी में गए थे। इसके अलावा एक अगाटी द्वीप है, वो वहाँ गए थे, और एक बंगारम द्वीप है, वहाँ गए थे। तीन आइलैंड पे गए थे प्रधानमंत्री मोदी, कावराती, अगाती और बंगारम। एब्सोल्युटली क्लियर नाउ। चलिए अब हम आगे बढ़ सकते हैं। पंजाब की सरकार ने गोइंदवाल साहिब थर्मल पावर प्लांट को खरीद लिया है 1080 करोड़ में। कौन सी कंपनी से खरीदा है, जीवीके पावर नाम की कंपनी से खरीदा है। गोइंदवाल साहिब ये तरन तारन में है, पंजाब का जो जिला है तरन तारन वहाँ पे है, जो एकदम पाकिस्तान बॉर्डर पे आता है, मतलब बिल्कुल पश्चिम पंजाब जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो गोइंदवाल साहिब थर्मल पावर प्लांट ये 1080 करोड़ क्षमता का है, तो ये खरीद लिया है। तो आपसे ये पूछा है, मतलब 1080 करोड़ रुपए में खरीदा है। इसकी क्षमता पूछिए कितनी है, इसकी क्षमता है 540 मेगावाट। 540 मेगावाट क्षमता का ये प्रोजेक्ट है तरन तारन में, और 1080 करोड़ में इसको खरीदा गया है। इज दैट क्लियर। देखो पंजाब सरकार के बहुत ज़्यादा थर्मल पावर प्लांट नहीं है, मतलब ऐसे थर्मल पावर प्लांट पंजाब में बहुत कम है जो सीधे पंजाब सरकार ने खरीदे हुए हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल 2 ही और हैं, एक है गुरु हरगोबिंद थर्मल पावर प्लांट जो बठिंडा में है, गुरु हरगोबिंद थर्मल प्लांट पंजाब सरकार का है वो बठिंडा में, और एक है गुरु गोबिंद सिंह थर्मल पावर प्लांट जो रोपड़ में है, रूपनगर यानी रोपड़। 2 ही हैं, और अब ये तीसरा होगा, और इसका नाम सिख धर्म के तीसरे गुरु श्री गुरु अमरदास जी के नाम पर रखा जाएगा। मैं रिपीट करता हूँ, ये जो पावर प्लांट है गोइंदवाल साहिब, इसका नाम सिख धर्म के तीसरे गुरु श्री अमरदास गुरु जी जो थे उनके नाम पे रखा जाएगा। क्लियर। वैसे एक प्लांट और बताता हूँ आपको, रिलायंस ने बेच दिया है। रिलायंस ने कहा मुझे नहीं चाहिए, किसको बेचा, टीएचडीसी को, टेहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, अरुणाचल प्रदेश में। इस प्लांट का नाम क्या है, सवाल यह है इस प्लांट का नाम क्या है। इसका नाम है कलई द्वितीय, लोहित नदी के ऊपर है ये, 1200 मेगावाट क्षमता का ये प्लांट है। एक कंपनी है काबिल हमारे खनन मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने बनाई थी। काबिल कंपनी को जॉइंट वेंचर है, काबिल नाम की जो कंपनी है इसको 3 कंपनियों ने मिलकर शुरू करा था। कौन सी 3 कंपनियां हैं जिन्होंने मिलके काबिल नाम की कंपनी को शुरू करा था, ये आप मुझे बताइए। तो ये मैं आपको बता देता हूं, पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। चलो, काबिल खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड ने किस देश के फियाम्बला क्षेत्र में स्थित 5 लिथियम ब्लॉकों में अन्वेषण चरण गतिविधियों के लिए 211 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा करी। कहने का मतलब यह है, ये जो काबिल कंपनी है ना, ये कौन से देश के फियाम्बला नाम की जगह पे लिथियम के भंडार को एक्सप्लोर कर रही है, लिथियम निकालने की कोशिश कर रही है। तो आंसर अर्जेंटीना। मैंने आपको 3 देश बताए थे, चिले, बोलीविया और अर्जेंटीना। इनको लिथियम ट्रायंगल बोलते हैं। यहाँ पे लिथियम के भंडार है। लिथियम के भंडार भारत में रियासी जिले में मिले, जम्मू कश्मीर में नागौर, देगाना, नागौर राजस्थान में मिले, अभी छत्तीसगढ़ में भी कुछ भंडार है हमारे पास लिथियम के। तो अर्जेंटीना में काबिल नाम की जो कंपनी है भारत की, वो अर्जेंटीना की सरकारी कंपनी, अर्जेंटीना सरकार की सरकारी कंपनी जिसका नाम है कैमियन। अर्जेंटीना का जो राज्य है काटामार्का राज्य, वहां पे लिथियम के भंडार खोजने की कोशिश कर रही है। तो ये भारत का दूसरा अटेम्प्ट है। पहले हमने ऑस्ट्रेलिया के साथ किया था पार्टनरशिप, क्रिटिकल मिनरल्स जो हैं जैसे लिथियम वगैरह उनको वो करने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए, और अब हमने अर्जेंटीना सरकार के साथ करा है। इज दैट क्लियर। और अभी जो सेल्टन सी है कैलिफोर्निया में, अमेरिका में, वहां भी बहुत ज़्यादा लिथियम के भंडार पाए गए हैं। सेल्टन सी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि लिथियम के भंडार कहाँ पाए गए हैं, सेल्टन सी में पाए गए हैं। और ये जो काबिल नाम की कंपनी मैंने आपको बताई, ये हमारे मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंडर आती है। और काबिल कंपनी को 3 कंपनियों ने मिलकर बनाया था 2019 में। एक है नाल्को, नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड और मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड यानी MECL। 3 कंपनियों की जॉइंट वेंचर है काबिल
खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड 2019 में बनी थी। किस संगठन ने चिकित्सा उपकरणों के आयात के लिए नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम नामक पोर्टल बनाया है? देखो, अगर हमें चिकित्सा उपकरण बाहर से खरीदने हैं तो हम इस पोर्टल पे खरीदेंगे। इसका नाम होगा नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम पोर्टल। ये बनाया है CDSCO ने, यानी केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन, यानी सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। भारत में जो चिकित्सा उपकरण की मार्केट है, यानी मेडिकल डिवाइसेस की जो मार्केट है, वो 50 अरब डॉलर हो जाएगी 2030 तक। 2030 तक 50 अरब डॉलर की हो जाएगी। ये जो संगठन है कौन से मंत्रालय के अधीन काम करता है? केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन। ये हमारे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अधीन काम करता है। ये मत सोचना ड्रग्स देखते ही कि रसायन और उर्वरक मंत्रालय, नहीं, ये हमारे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अधीन काम करता है। तो CDSCO ने इसको बनाने का ठेका किसे दिया था? इस पोर्टल को CDSCO ने इसको बनाने का ठेका दिया था इन्वेस्ट इंडिया को और टाटा कंसल्टेंसी सर्विस को। इन्वेस्ट इंडिया DPIIT नॉन फॉर प्रॉफिट संगठन है। इन्वेस्ट इंडिया DPIIT ने बनाया था इस संगठन को, इन्वेस्ट इंडिया को 2009 में। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर आता है DPIIT, और TCS भारत की सबसे बड़ी IT कंपनी है। इन दोनों ने मिलकर इस पोर्टल को बनाया है। हमें अगर कोई भी मेडिकल डिवाइसेस खरीदने हो तो हम इस पोर्टल पे खरीदेंगे, नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम पोर्टल। अभी तक हम कौन से पोर्टल यूज करते थे? अभी हम 2 पोर्टल यूज करते थे। एक का नाम है सुगम पोर्टल, सरकार इसको बंद कर रही है 15 जनवरी को, और एक पोर्टल और था CDSCO MD ऑनलाइन पोर्टल, इसको भी सरकार बंद कर रही है 15 जनवरी को। अब हम नया पोर्टल यूज करेंगे, नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम पोर्टल। भारतीय रिजर्व बैंक ने उन बैंकों के लिए कितने प्रतिशत लाभांश भुगतान अनुपात का प्रस्ताव दिया जिसे शुद्ध NPA 0 है? अच्छा सवाल है, थोड़ा सिंपल कर देता हूं। प्रॉफिट क्या होता है? बैंक जितना प्रॉफिट कमा रहा है, प्रॉफिट तो आप जानते हैं क्या होता है, लाभ। लेकिन क्या पूरा प्रॉफिट बैंक अपने शेयर होल्डर में बांट देता है? नहीं, प्रॉफिट का एक हिस्सा बांटता है जिसको बोलते हैं डिविडेंड। ठीक है, जैसे मान लो आपने 100 रुपए कमाए, अब आप 20 रुपए शेयर होल्डर में बांट रहे हो, तो 20 रुपए आपका डिविडेंड हो गया, और अनुपात कितना हो गया? 20/100, यानी आपने 20% ही बांटा। तो वही अनुपात पूछ रहे हैं, अगर कोई बैंक है जिसका NPA एकदम 0 है, नेट NPA यानी कि नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो है रेशो एकदम 0 है, नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट, तो वो 50% तक, यानी इतनी ज्यादा वो डिविडेंड अपने शेयर होल्डर में बांट सकता है। राइट, तो अलग अलग वो हैं स्लैब इसमें, तो वो मैं आपको बता देता हूं। अगर किसी बैंक का जो 1% से कम है, नेट NPA 1% से कम है, तो वो 40% तक डिविडेंड अपने शेयर होल्डर में बांट सकता है। अगर 1 से ज़्यादा है लेकिन 2 से कम है तो 35%। अगर 2 से ज़्यादा है लेकिन 4 से कम है, 4% से कम, तो 25%। और अगर 4 से ज़्यादा है और 6 से कम है तो 15%। ठीक है, 15%। और अगर 6 से ज़्यादा है तो नहीं बांट सकता। तो ये भी कंडीशन लगाइए, अगर किसी बैंक का नेट NPA रेशो 6% से ज़्यादा है तो वो डिविडेंड बांट ही नहीं सकता, और बाकी इस रेशो के हिसाब से बांट सकता है। और अगर बिल्कुल ही मतलब 0 है तो वो 50% तक जा सकता है। ठीक है, ये ध्यान रखिए। बाकी कुछ और भी कंडीशन है, जैसे बैंक का जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशो है वो पूरा 9% से ज़्यादा होना चाहिए 3 साल लगातार, तभी वो डिविडेंड बांट सकता है। तो ये सब, तो ये RBI ने, अभी तो ड्राफ्ट है, प्रपोजल है, अभी कितना अप्रूव होगा नहीं होगा, लेकिन इस पर भी डेफिनेटली क्वेश्चन आ सकते हैं। क्लियर? तो आपका अगर NPA रेशो 6% से ज़्यादा है तो आप डिविडेंड बांट ही नहीं सकता, बैंक जो है अपने शेयर होल्डर में डिविडेंड बांट ही नहीं सकता। कौन नई पुस्तक महाकविताई के लेखक हैं? वरीमुत्तु। वेरामुत्तु एक तमिल लेखक हैं, तो इन्होंने एक किताब लिखी है, तमिल में ही लिखी है। ये 5 जो हमारे एलिमेंट हैं, अग्नि वायु पृथ्वी जल और आकाश, उसके ऊपर है। और ये बहुत बड़े लेखक हैं तमिल, उसमें पद्मश्री मिला, पद्म भूषण मिला हुआ है इन्हें, साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला हुआ है वरीमुत्तु को। और तमिल भाषा के एक और याद रखिए, पेरुमल मुरुगन। इन्होंने किताब लिखी थी अभी अभी जिसका नाम है फायर बर्ड, आलंदा पाटची। फायर बर्ड को JCB प्राइज फॉर लिटरेचर मिला है। और इन्होंने किताब और लिखी है अभी, सैंडलवुड शॉप, यानी चंदन की दुकान। सैंडलवुड शॉप, सैंडलवुड शॉप है या शॉप है, मैं श्योर नहीं हूँ, मैंने ये नाम याद किया था, मैं थोड़ा सा, शायद शॉप, दुकान नहीं है, सोप है, साबुन है शायद, ये मैं आपको कंफर्म कर दूंगा कल के वीडियो में। सैंडलवुड सोप नाम की दुकान भी, दुकान कह रहा हूँ, सैंडलवुड सोप नाम की बुक भी इन्होंने लिखी है। राइट, तो पेरुमल मुरुगन ने 2 किताबें लिखी हैं, फायरबर्ड जिसके लिए JCB प्राइज फॉर लिटरेचर मिला है, और सैंडलवुड सोप यानी चंदन की साबुन। और भारतीय अमेरिकी कानूनी विद्वान प्रोफेसर वेद प्रकाश नंदा का निधन हो गया, ये 90 साल के थे। इन्हें भी पद्म भूषण मिला हुआ था। भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी प्रवीर मजूमदार 1974 में एशियाई खेलों में खेले थे, इनकी डेथ हो गई। उत्तम पचारने, जाने माने मूर्तिकार, इनका निधन हो गया। वैश्विक परिवार दिवस मनाया जाता है 1 जनवरी को, परिवारों का महत्व समझाने के लिए। एम्ब्रेसिंग डाइवर्सिटी स्ट्रेंथिंग फैमिलीज का थीम था। माइंड बॉडी वेलनेस दिवस 3 जनवरी को मनाया जाता है, इस बार इसका थीम था होलिस्टिक वेलनेस माइंड बॉडी एंड सोल।
ये था हमारा वीडियो और मैं आपको याद दिला दूं हमारा आरबीआई ग्रेड बी का जो डिस्काउंट है आज खत्म हो रहा है, यानी 5 तारीख की मध्यरात्रि तक आप इसको ले सकते हैं। आपको 3000 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा। आपको कोड यूज़ करना है GGCA। और मैं आपसे मिलता हूँ 5 जनवरी की वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी IQ।